हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और इसी का लेक्चर नंबर 7 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फिफ्थ चैप्टर इसमें होगा वाष्प अवशोषण निकाय, जिसको बोल रहे हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में आज हम कंप्लीट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरी जानकारी को इकट्ठा कीजिएगा। तो पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में यह सब्जेक्ट होता है जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको इजी लैंग्वेज में सब कुछ अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं परिचय। वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन, देखिए वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन निकाय प्राचीनतम निकाय विधियों में से एक विधि है। वाष्प अवशोषण का सिद्धांत 1824 में माइकल फैराडे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसको याद रखिएगा, माइकल फैराडे 1824 ईस्वी में इसको अवशोषित सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। पहला वाष्प अवशोषक रेफ्रिजरेशन निकाय कब हुआ था? 1860 में। और ये किन्होंने किया था? फ्रेंच वैज्ञानिक फर्डिनांड कैरी द्वारा विकसित किया गया था पहला वाष्प अवशोषक रेफ्रिजरेशन। 1860 वैज्ञानिक थे फर्डिनांड, और नाम है पूरा फर्डिनांड कैरी। इस निकाय में रेफ्रिजरेंट के रूप में या तो NH3 अमोनिया NH3 है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस रेफ्रिजरेशन निकाय में यांत्रिक ऊर्जा के स्थान पर ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इस रेफ्रिजरेशन निकाय में संपीडक के स्थान पर अवशोषक यानी कि एब्जर्वर, पंप, जनरेटर तथा दाब नियंत्रक वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन निकाय में वाष्पित्र से वाष्प रेफ्रिजरेंट अवशोषक में आ जाता है, और अवशोषक में आने के बाद जहां यह अवशोषक के कमज़ोर विलयन द्वारा अवशोषित करके मजबूत विलयन बनाता है, यह मजबूत विलयन पंप की सहायता से जनरेटर यानी जिसको बोलते हैं जनित्र उसमें प्रवेश करता है। और उसमें प्रवेश करने के बाद जहां इसको बाहरी स्रोतों द्वारा गर्म किया जाता है, तो तापन की इस विधि में वाष्प रेफ्रिजरेंट की विलयन से बाहर निकलकर उसे संघनित्र में द्रवीकरण करता है, यानी कि उसको जहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है ठंडा करने के लिए उसमें द्रवीकरण करता है, उसको वाष्प से द्रव में बदल देता है। यह द्रवीय रेफ्रिजरेंट पुनः कहाँ पर जाता है? फिर वाष्पित्र में प्रवेश करता है और चक्र को दोबारा से प्रारंभ करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीटली चलती रहती है। नेक्स्ट है सरल वाष्प अवशोषण निकाय या अमोनिया वाष्प रेफ्रिजरेशन निकाय। तो इसमें इस निकाय के प्रमुख अवयव जो हैं हम निम्नलिखित पढ़ेंगे कौन कौन से। एक तो है अवशोषण, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वर, पंप, जनरेटर, दाब नियंत्रक या फिर रोक वाल्व, प्रेशर रेगुलेटर जिसको बोल रहे हैं, संघनित्र कंडेंसर, ग्राहक रिसीवर, प्रसारक वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व और वाष्पिन इवेपोरेटर। तो व्यवस्थित आरेख की सहायता से समझ लेते हैं जो निम्नलिखित है। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास था अवशोषण। देखिए एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ पर है, इसमें ध्यान से देखिएगा। एब्जॉर्प्शन, एक्सपेंशन, देखिए हीट एब्जॉर्प्शन यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये एब्जर्बर यहाँ पर है, यहाँ से पूरी जो है कंप्लीटली साइकिल स्टार्ट होती है। ये एब्जर्बर है, एब्जर्बर से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन निकलता है, वो कहाँ पर जाता है? पंप में जाता है। पंप से निकल कर के जनरेटर में जाता है। जनरेटर में जाने के बाद देखिए स्ट्रिंग और हीटिंग कोयल यहाँ पर लगी हुई है जनरेटर के अंदर। जनरेटर के अंदर क्या होता है कि हाई प्रेशर अमोनिया की जो वेपर है, जब ये वेपर में बदल जाता है तो ये जो है कंडेंसर में जाता है ठंडा होने के लिए, यानी कि यहाँ से वेपर जाएगी और यहाँ पर ये द्रव में जो बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ से हीट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। हीट को रिजेक्टेड करते हैं और इसको ठंडा करते हैं, तो वेपर से
द्रव में बदल जाएगा। ये जो द्रव है लिक्विड अमोनिया, ये कहाँ पर जाएगा, रिसीवर में जाएगा, और रिसीवर इसको भेजेगा डायरेक्ट एक्सपेंशन वाल्व में, और एक्सपेंशन वाल्व इसको भेजेगा इवेपोरेटर में, जिससे कि हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से लो प्रेशर अमोनिया वेपर कहाँ पर जाएगा, एब्जॉर्बर में जाएगा। एब्जॉर्बर में जो हीट रिजेक्टेड होगी और कूलिंग वाटर फिर से इसमें होगा। और जनरेटर से वीक सॉल्यूशन जो है यानी कि दो निकलता है, एक तो हाई प्रेशर अमोनिया वेपर जो कंडेंसर में जाती है, और जनरेटर से ही वीक सॉल्यूशन प्रेशर को रिड्यूस करके कहाँ पर, सीधा एब्जॉर्बर में भेजा जाता है। तो इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होती है। इस निकाय में वाष्पित्र से निम्न दाब पर अमोनिया और शोषक में प्रवेश करता है, जहां इसे ठंडे जल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जल के पास इतनी क्षमता होती है कि अधिक मात्रा में अमोनिया को अवशोषित कर सके। जल तथा अमोनिया के इस विलयन को एक्वा अमोनिया विलयन कहते हैं। देखिए याद रखिएगा, एक्वा अमोनिया विलयन, ये लाइन याद रखिएगा कि एक्वा अमोनिया विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो विलयन के कारण तापमान में वृद्धि होती है और अवशोषक की बाहरी शीतलन प्रणाली सामान्यतः जल शीतलन प्रणाली है, जिससे अवशोषक की ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शीतलन आवश्यक होती है, क्योंकि यदि जल का तापमान उच्च रहता है तब जल की अमोनिया अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। अवशोषित से यह विलयन पंप की सहायता से जनरेटर में प्रवेश करता है और पंप के रूप में द्रवीय पंप का इस्तेमाल किया जाता है। यह पंप जो है वो विलयन के दाब को 10 बार तक बढ़ा देता है और जनरेटर में यह मजबूत विलयन बाहरी स्रोतों द्वारा गर्म किया जाता है। और गर्म करने पर क्या होता है, जिसमें अमोनिया वाष्प के रूप में विलयन से बाहर निकल जाती है तथा बचा हुआ जो विलयन दाब है वो नियंत्रक वाल्व की सहायता से पुनः अवशोषित में प्रवेश करता है तथा चक्र को पुनः प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है वास्तविक वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन निकाय, यानी कि एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसमें क्या कह रहा है कि सरल वाष्प अवशोषित रेफ्रिजरेशन निकाय, या फिर हम बोल सकते हैं अमोनिया वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन निकाय, जो हमने अभी पढ़ा था, अधिक मितव्यय न होने के कारण उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। कुछ प्रमुख उपकरण निम्न हैं जिनका प्रयोग किया गया है। कौन कौन सा? एनालाइजर, रेक्टिफायर और ऊष्मा विनियमित्र। तो एनालाइजर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। एनालाइजर क्या है? तो जनरेटर में अमोनिया के वाष्पीकरण के दौरान अमोनिया वाष्प के साथ कुछ जल के कण भी संघनित्र में प्रवेश कर जाते हैं तथा जल के कण संघनित्र के पूर्ण प्रसारण वाल्व की पाइपलाइनों में गुजरते हैं तथा उन्हें चौक कर देते हैं। चौक मतलब उसको जाम कर देते हैं, जो पाइपलाइन होती है। इन अवांछित कणों को दूर करने के लिए हम एनालाइजर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एनालाइजर या फिर हम बोल सकते हैं जनरेटर के साथ बन जाता है, यानी कि एनालाइजर या तो जनरेटर के साथ बनकर आता है या उसे अलग से जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा एनालाइजर किसके लिए प्रयोग होता है कि जो पाइप को चौक करते हैं अवांछित कण, उनको दूर करने के लिए। एनालाइजर के मुख्यतः 2 श्रेणियों में ट्रे लगा होता है जो अवांछित कणों को छानता है तथा पुनः उसे जनरेटर में भेज देता है। अब बात करते हैं रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर क्या है? तो यह एक बंद वाष्प कूलर है जिसे हम डिहाइड्रेटर भी कहते हैं। जब एनालाइजर से जल के कण न हटे तब हम रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। यह डबल पाइप खोल या कुंडली की आकृति का बना होता है तथा सामान्यतः जल शीतलक होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अमोनिया वाष्प को पुनः ठंडा करना या फिर रेक्टिफायर के संघनित्र वाष्प पुनः एनालाइजर में ड्रिप पाइप की सहायता से प्रवेश करता है। ऊष्मा विनियमित्र क्या है? हीट कॉयल। यह पंप या जनरेटर के बीच लगा होता है। यह गर्म कमजोर विलयन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब विलयन जनरेटर के अवशोषक की ओर जाता है तब इसका प्रयोग होता है। बात करते हैं निष्पादन गुणांक की। निष्पादन गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो COP इक्वल टू क्या होता है? वाष्पित में अवशोषित ऊष्मा अपॉन पंप द्वारा कार्य प्लस जनरेटर द्वारा प्रदत्त ऊष्मा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा निष्पादन गुणांक का।
देखिए व्यवस्थित आरेख से किस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर है एब्जर्वर, एब्जर्वर से सीधा ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कहाँ पर गया, पंप में। ठीक है, यहाँ पर पंप में गया और ये हीट एक्सचेंजर है जहाँ पर आपको ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद ये ये जनरेटर लगा हुआ है जिसमें हीट कोयल लगी होती है। इसी के ऊपर क्या होता है, एनालाइज़र होता है। ठीक है, एनालाइज़र से सीधा कूलिंग वाटर में प्रवेश करता है और ये जो है यहाँ से ड्रिप सीधा वहाँ पर रेक्टिफायर में जो है लगा हुआ है कंडेंसर, उसमें ये प्रयोग करता है और यहाँ से सीधा जो कूलिंग वाटर जो है कंडेंस होने के लिए आता है, यानी जो वेपर फॉर्म होती है वो यहाँ पर कम्प्लीटली कंडेंस हो जाती है और फिर उसके बाद रिसीवर में प्रवेश करती है और रिसीवर के द्वारा हीट एक्सचेंजर में फिर से यहाँ पर आता है और हीट एक्सचेंजर से एक्सपेंशन वाल्व यानी कि जो भी अशुद्धियाँ हैं वो यहाँ पर वेपर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लिथियम ब्रोमाइड अवशोषण रेफ्रिजरेशन निकाय। लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस रेफ्रिजरेशन निकाय में लिथियम ब्रोमाइड नमक को अवशोषक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तथा जल को रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम ब्रोमाइड के निम्न दाब के कारण जल में वाष्प की क्षमता उच्च होती है और लिथियम ब्रोमाइड विलयन से धातु अंगों का जो क्षरण है वह होता रहता है, इसलिए इस विलयन में अवरोधक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे लिथियम क्रोमेट। निकाय का व्यवस्थित आरेख जो है हम निम्नलिखित देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि सॉल्यूशन पंप है और यहाँ एब्जर्ब यानी यहाँ पर एब्जर्ब्ड है। ठीक, जहाँ से कूलिंग टावर वाटर जो है सीधा एब्जॉर्बर में आता है और यहाँ से हीट एक्सचेंजर से एक सीधा कूलिंग वाटर यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, कंडेंसेट वाटर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आकर के प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में जा रहा है और यहाँ पर लगा हुआ है कंडेंसर जो इसको ठंडा करने का काम करेगा। कूलिंग वाटर यहाँ से आउट होता है और स्टीम और एनी हीट सोर्सेस यहाँ से आता है। ठीक है, इस तरीके से इस साइकिल को हम देखेंगे। देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस निकाय में अवशोषक तथा वाष्पित्र को एक ही सिलेंडर में व्यवस्थित करते हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कि अवशोषक और वाष्पित्र को एक ही सिलेंडर में हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए एक ही सिलेंडर में उसको रखा। ठीक, दोनों का दाब लगभग एक समान होता है और जनरेटर तथा संघनित्र दोनों दूसरे सिलेंडर में एक ही साथ व्यवस्थित होते हैं, यानी कि दूसरा सिलेंडर क्या है, कंडेंसर और स्टीम और एनी हीट सोर्सेस का। ठीक है, दो सिलेंडर है, एक ये और एक ये सिलेंडर, दोनों की बात हो रही है। अब क्या कह रहा है कि वाष्पित्र में रेफ्रिजरेंट भरा होता है तथा अवशोषक में लिथियम ब्रोमाइड विलयन भरा होता है। विलयन पंप की सहायता से लिथियम ब्रोमाइड विलयन, अवशोषक से वाष्पित्र, पंप की सहायता से लिथियम ब्रोमाइड और अवशोषित से वाष्पित्र में प्रवेश करता है। वाष्पित्र को ठंडा करने के लिए वाष्पित्र खोल के पास शीतल जल ट्यूबें लगी होती हैं। अवशोषक तथा संघनित्र को ठंडा करने के लिए नलियों की सहायता से शीतल जल प्रवाहित होता है। अब देखिए रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग होने वाले जल को नोजल की सहायता से फुहार के रूप में शीतल नलियों के ऊपर प्रवाहित करते हैं, जैसे कि आपको ये दिखाया गया है। क्लियर? इसके लिए वाष्पित्र पंप का प्रयोग किया जाता है। निकाय की क्षमता वृद्धि के लिए ऊष्मा विनिमित्र का प्रयोग करते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अनुप्रयोग की बात करें तो वायु कंडीशनर में पीने के पानी को शीतल करने के लिए और फल के रसों को ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग होता है। घरेलू इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन निकाय क्या है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो देखिए इस निकाय का विकास कार्ल मुंटन और वाल्टजर वॉन प्लेटन द्वारा किया गया था, जिसके कारण इस निकाय का नाम मुंटर प्लेटन निकाय कहा गया है। इसे तीन द्रव अवशोषण निकाय भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे तीन द्रव अवशोषण निकाय भी कहा जाता है, क्योंकि
इसमें 3 द्रव इस्तेमाल होते हैं, जैसे कौन कौन से? अमोनिया, जल और हाइड्रोजन। ये 3 द्रव हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं घरेलू इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन निकाय में, अमोनिया, जल और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इस्तेमाल वाष्पन की दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है और अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तथा जल को हम विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर ये जनरेटर लगा हुआ है, ठीक, जनरेटर, और यहाँ पर दिखाया गया है NH3 वेपर और प्लस वाटर। लेकिन NH3 वेपर जो है वापर सेपरेटर, ये देखिएगा NH वेपर और वाटर को सेपरेट कर लिया गया है यहाँ पर, और सेपरेट करने के बाद यहाँ से वीक सॉल्यूशन NH3 प्लस इन H2, NH3 और H2O यहाँ से वीक सॉल्यूशन का सीधा कहाँ पर पहुँचा जा रहा है? ऑब्जर्वर में पहुँचाया जा रहा है। और जो NH3 की वेपर है वो कंडेंसर में पहुंचा करके, कंडेंसर को यानी कि कंडेंसर में पहुंचा कर उसको कंडेंस कर लिया गया है वेपर को लिक्विड फॉर्म में, यानी कि NH3 लिक्विड फॉर्म कहाँ पर आ रहा है? एवोपरेटर में आ रहा है। और एवोपरेटर से NH3 और H2 का जो मिक्सचर है वो सीधा एब्जर्बर में पहुंचा जा रहा है, और एब्जर्बर में देखिए H2 हाइड्रोजन गैस सीधा एवोपरेटर में पहुंच रही है, ठीक है, और हीट को यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक। तो ये जो है इस तरीके से साइकिल चलती है, इसको याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यहाँ पर एब्जॉर्बर से कहाँ पर? जनरेटर में पहुँचाया जा रहा है NH3 प्लस H2O का। अब देखिए क्रियाविधि की बात करें तो क्रियाविधि क्या है? संघनित्र से द्रव अमोनिया वाष्पित्र में प्रवेश करता है, जहाँ पर यह द्रव अमोनिया का वाष्पन अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पित्र में यह वाष्प अमोनिया निम्न दाब एवं निम्न ताप के साथ हाइड्रोजन से मिलती है और अमोनिया एवं हाइड्रोजन का यह मिश्रण अवशोषक में प्रवेश करता है, जहां से जल द्वारा अमोनिया को अवशोषित कर लिया जाता है तथा हाइड्रोजन को पुनः वापस जो है वाष्पित्र में भेज दिया जाता है, जैसे आप साइकिल में देख चुके हैं। अवशोषक में यह अमोनिया जल के साथ मजबूत विलायक बनाता है और यह विलायक जनरेटर को प्रवाहित की जाती है, जिससे यह विलयन गर्म होने लगे, जो कि स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कहलाएगा NH3H2O। क्लियर? देखिए गर्म होने के पश्चात क्या होता है? इस विलयन से वाष्प पृथक्कारी के द्वारा बाहर निकालकर संघनित्र को भेज दिया जाता है, जिससे विलयन को पुनः अवशोषक में भेज दिया जाता है। संघनित्र में अमोनिया वाष्प का संघनन होता है, यानी कि उसको ठंडा किया जाता है, जिससे वह जो है उसमें क्या कहते हैं कि लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है और पुनः वाष्पित्र को भेज दिया जाता है, ठीक है। इसके लाभ के बारे में जान लेते हैं। तो पंप एवं संपीडक की आवश्यकता नहीं होती, रखरखाव लागत कम होता है, स्नेहन की समस्या कम होती है तथा टूट फूट भी कम होती है, लीकेज की समस्या उत्पन्न नहीं होती, ध्वनि कम उत्पन्न होती है, वाल्व की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी जो COP है वो बहुत कम होती है। इसकी प्रमुख हानि निम्नलिखित हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सौर रेफ्रिजरेशन निकाय क्या है। सौर रेफ्रिजरेशन निकाय, सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इस निकाय के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? एक तो है अवशोषक एवं जनरेटर, जिसको बोल रहे हैं सौर कलेक्टर। एक है संघनित्र, ग्रहण पात्र और वाष्पित्र। तो यहाँ पर पहला है अवशोषक एवं जनरेटर। सौर कलेक्टर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सौर कलेक्टर का इस्तेमाल सूर्य द्वारा विकिरण को अवशोषित करने में किया जाता है, जिससे जनरेटर को ऊष्मा प्राप्त हो सके। देखिए व्यवस्थित आरेख में देखते हैं कि ये सन है, सन से जो है ऊष्मा ली जा रही है, यानी कि सोलर रेडिएशन लिया जा रहा है। ये सोलर रेडिएशन यहाँ से आएगा और सोलर रेडिएशन यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो है एक थिन स्टील प्लेट है जो यहाँ पर ये लगी हुई है और ये किसके ऊपर है? ये वुड बॉक्स के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम जो है इसको आसानी से देख सकते हैं। अवशोषक एवं जनरेटर यानी कि सौर कलेक्टर क्या है, क्लियर। अब बात करते हैं संघनित्र। संघनित्र में क्या होता है कि इसका मुख्य कार्य गर्म वाष्प रेफ्रिजरेंट से ऊष्मा को निष्कासित कर रेफ्रिजरेंट को संपाठक में प्रवेश कराना होता है। जल शीतलक संघनित्र का इस्तेमाल किया जाता है, ये संघनित्र का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं ग्रहण पात्र क्या है, यानी कि रिसीवर क्या है। तो यह है कास्ट स्टील का सिलेंडर की आकृति का बना होता है, जिसमें संपीडक द्रव एकत्रित होता रहता है, ठीक है। वाष्पित्र क्या है? इवेपोरेटर, जिसमें द्रव्य रेफ्रिजरेंट को वाष्पित्र में भेजते हैं, जहां पर गर्म होकर वाष्प परिवर्तन हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। और वाष्पित्र का मुख्य कार्य परिवेश से तापमान को अवशोषित कर द्रव रेफ्रिजरेंट को प्रदान करना
होता है और इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये सन है और ये सोलर रेडिएशन यहाँ पर इस प्लेट पर पड़ रहा है। इस प्लेट पर सोलर रेडिएशन पड़ रहा है तो सोलर कलेक्टर जो है ये इसमें जा रहा है कंडेंसर में, और कंडेंसर जो है ये जो इस कंडेंसर से सीधा रिसीवर में जाएगा और रिसीवर से कहाँ पर ये आइस बॉक्स में इकट्ठा होता रहेगा, जिससे कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आदर्श अवशोषक के गुण क्या क्या होते हैं? आदर्श अवशोषक के गुण तो देखिएगा, रेफ्रिजरेंट को उच्च अवशोषण की क्षमता होनी चाहिए, ऊष्मा निर्गत करने की मात्रा कम होनी चाहिए, उच्च उबालक बिंदु, निम्न विशिष्ट ऊष्मा और रासायनिक स्थिरता, यह जो है आदर्श अवशोषक के गुण है। निष्पादन गुणांक क्या होता है? देखिए निष्पादन गुणांक QA जनरेटर में रेफ्रिजरेंट को प्रदान ऊष्मा, QC जो है वो होती है संघनित्र द्वारा वातावरण को निष्कासित ऊष्मा, QE क्या कहलाती है? वाष्पित्र में अवशोषित ऊष्मा, QP कहलाती है पंप द्वारा रेफ्रिजरेंट को प्रदान की गई ऊष्मा, और TA जो है वो तापमान जिस पर जनरेटर को ऊष्मा यानी कि QA दी जाती है। QA क्या है? जनरेटर की रेफ्रिजरेंट प्रदान ऊष्मा। TA क्या है? तापमान जिस पर जनरेटर को ऊष्मा QA दी जाए, और TC तापमान जिस पर संघनित्र ऊष्मा यानी कि QC वातावरण को निष्कासित की जाए। तो ये थे निष्पादन गुणांक। ठीक है, और निष्पादन गुणांक TE भी जो इसमें होता है एक अवयव है, तापमान वह तापमान जिस पर वाष्पित्र में ऊष्मा अवशोषित करके QE यानी कि QE जो है वो कर दी जाती है। ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं कि QC इक्वल टू QA प्लस QE। QP को नगण्य मान रहे हैं तो प्रारंभिक एंट्रोपी इक्वल टू अंतिम एंट्रोपी। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार प्रारंभिक एंट्रोपी बराबर अंतिम एंट्रोपी, तो QA अपॉन TA प्लस QE अपॉन TE इक्वल टू QC अपॉन TC, क्योंकि जो एंट्रोपी होती है डेल्टा S वो क्या होती है? वो होती है हमारे पास डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। तो समीकरण 1 से लेंगे तो QA प्लस QE अपॉन TC इक्वल टू QA अपॉन TC प्लस QE अपॉन TC हो जाएगा। तो QA अपॉन TC माइनस QA अपॉन TC इक्वल टू QE अपॉन TC माइनस QE अपॉन TC। तो QA इसमें कॉमन लिया गया है, सॉरी ये जो है TA है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें QA कॉमन लेंगे तो TC माइनस TA अपॉन TA इंटू TC हो जाएगा, और इसमें से QE कॉमन लिया जाएगा तो TE माइनस TC अपॉन TC इंटू TE हो जाएगा। ठीक है, तो QA इक्वल टू QE, TE माइनस TC अपॉन TC इंटू TE हो जाएगा, और TA इंटू TC अपॉन TC माइनस TA हो जाएगा। तो QA इक्वल टू QC और TC माइनस TE अपॉन TC इंटू TE हो जाएगा, और यहाँ पर TA इंटू TC अपॉन TA माइनस TC ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन लेकर के यहाँ पर किया है। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो दोनों आपस में माइनस माइनस प्लस हो गए। QA इक्वल टू QE TC माइनस TE अपॉन TE, और TA माइनस TC ये हो जाएगा हमारे पास QA की वैल्यू अभी तक जो आई है। तो अब हम जानते हैं कि COP क्या होती है? QE अपॉन QA होती है। तो हम जानते हैं कि COP जो होती है वो QE अपॉन QA होती है। तो यहाँ पर हम जो है QA की वैल्यू रखेंगे तो QA की वैल्यू होती है QE TC माइनस TE अपॉन TE, और TA अपॉन TC माइनस TC। ये इस तरीके से यहाँ पर हमने यहाँ से रखा, और यहाँ से रखने के बाद QE से QE कैंसिल आउट हो गया, तो COP कितनी आ गई हमारे पास? TE अपॉन TC माइनस TE और TA माइनस TC अपॉन TA। क्लियर? इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जब संघनित्र एवं अवशोषक का तापमान जो है अलग हो तो हम लिखेंगे COP इक्वल टू TE अपॉन TC माइनस TE, और TA माइनस TA अपॉन TA हो जाएगा। तो TA क्या है? तापमान जिस पर अवशोषक में ऊष्मा प्रदान की जाए वह T तापमान कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं संपीडक एवं अवशोषक निकाय में अंतर क्या होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। संपीडक एवं अवशोषक निकाय में अंतर। तो सबसे पहला हमारे पास एक कॉलम हो जाएगा अवशोषक निकाय, और दूसरा हो जाएगा संपीडक निकाय का। तो संपीडक निकाय और अवशोषक निकाय में सबसे पहले हम देखते हैं अवशोषक निकाय में। तो अवशोषक निकाय निम्न ग्रेड ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है इसमें, और संपीडक निकाय में उच्च ग्रेड ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि अवशोषक निकाय में ऊष्मा का प्रयोग होता है और संपीडक निकाय में यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग होता है। अब अवशोषक निकाय में क्या होता है कि इसमें पंप को केवल चलित अंग इसमें पंप ही केवल चलित अंग है जो कम अवयवों से मिलकर बना होता है, जिसमें टूट फूट कम होती है।
ठीक है। संपीडक निकाय में क्या होता है, चलित अंग संपीडक होता है जिसमें टूट फूट जो है सबसे ज़्यादा होती है। अब अवशोषक निकाय में निकाय निम्न वाष्प दाब पर कार्य करता है और जिसे सीओपी जो है वो इसमें लिखा हुआ है, हाँ सीओपी जो है वो प्रभावित नहीं होती। ठीक, अब संपीडक में आते हैं तो वाष्पन दाब गिरता रहता है जिससे सीओपी प्रभावित हो जाती है। भार का निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन संपीडक में भार एवं निष्पादन एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अवशोषक निकाय क्या होता है कि अत्यधिक खतरनाक नहीं होता, लेकिन संपीडक के कारण जो है खतरा अधिक होता है। अवशोषक निकाय ऑटोमेटिक प्रचालन आसान होता है, लेकिन संपीडक निकाय का ऑटोमेटिक प्रचालन कठिन होता है। ठीक है, तो ये आप याद जरूर कर लीजिएगा, संपीडक और अवशोषक निकाय में अंतर, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है आपके पॉलिटेक्निक में, डिप्लोमा में। अब हम बात कर रहे हैं वाष्प संपीडन रेफ्रिजरेशन निकाय की तुलना में वाष्प अवशोषण निकाय के लाभ क्या क्या है। ठीक है, तो प्रमुख लाभ जो है वो निम्नलिखित हैं, कौन कौन से देखिएगा। सबसे पहला हम देख रहे हैं कि वाष्प अवशोषक निकाय में चल अंगों के रूप में केवल पंप प्रयोग होता है जिसमें छोटा मोटर लगा होता है, अतः इस निकाय में प्रक्रम शांत होता है तथा कम टूट फूट होती है। समान क्षमता के वाष्प संपीडन निकाय में इससे अधिक शोर एवं टूट फूट होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा वाष्प अवशोषक निकाय केवल ऊष्मीय का प्रयोग करते हैं और वाष्पक के रेफ्रिजरेशन की स्थिति में परिवर्तन करता है, जबकि वाष्प संपीडन निकाय जो है यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग कर रेफ्रिजरेटर की स्थिति में परिवर्तन करता है। वाष्प अवशोषण निकाय का डिजाइन इस प्रकार किया गया है कि वह वाष्प का प्रयोग उच्च एवं निम्न दाब दोनों पर कर सकता है। भट्टों द्वारा निकास एवं सोलर ऊर्जा का प्रयोग जो है वह भी किया जाता है। इसमें विद्युत ऊर्जा जो बहुत महंगी होती है उस पर से निर्भर कम हो जाता है, यानी कि जो निर्भरता है वो कम हो जाती है, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा खर्च हो सकता है। वाष्प अवशोषक निकाय घटने वाष्पित्र दाब एवं ताप पर भी प्रचलित हो जाता है, यानी कि चल जाता है, और जबकि वाष्प संपीडक की क्षमता घटते जो वाष्पित्र दाब जो ताप है वो कम हो जाती है। वाष्प अवशोषण निकाय में भार परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि वाष्प संपीडन निकाय में भार के परिवर्तन से निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है, यानी उसके सीओपी पर प्रभाव पड़ता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पर। ठीक है, नेक्स्ट है वाष्प अवशोषण निकाय का डिजाइन इस प्रकार किया गया है कि वह वाष्प का प्रयोग उच्च एवं निम्न दाब दोनों पर कर सकता है। भट्टी द्वारा निकास एवं सोलर ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है। इससे विद्युत ऊर्जा जो बहुत ही महंगी होती है उस पर से निर्भरता कम हो जाती है। यह अभी हमने आपको बताया था। वाष्प अवशोषक निकाय घटते वाष्पित्र दाब पर यानी कि कोई भी प्रचालित हो सकता है, जबकि वाष्प संपीडक की क्षमता घटते वाष्पित्र दाब एवं ताप पर कम हो जाती है। वाष्प अवशोषक निकाय में भार परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वाष्प संपीडन निकाय में भार के परिवर्तन से निष्पादन पर प्रभाव होता है। वाष्प अवशोषक निकाय में द्रव रेफ्रिजरेंट के प्रयोग से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है जब वह वाष्पित्र को छोड़ता है, जबकि वाष्प संपीडन निकाय में द्रव रेफ्रिजरेंट को अतितप्त रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित कर वाष्पित्र से बाहर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है वाष्प अवशोषक निकाय में एकल संपीडक यूनिट की क्षमता कितनी होती है? 1000 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि 1000 TR होती है। ठीक है, वाष्प अवशोषण निकाय कम स्थान घेरता है। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने सिलेबस के अनुसार। आप सिलेबस मिला लीजिएगा, सभी टॉपिक आपको कंप्लीटली कवर हो चुके हैं इस एक ही वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करके जाएं और वीडियो को लाइक करने के बाद एक बार शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।